अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सियासत है वो कुछ यूं लगता है कि थम सी गई है। हरकत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आगे उसमें प्रोग्रेस क्या है कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए एक डेड एंड आ गया क्या, क्योंकि दोनों तरफ से डेडलॉक क्रिएट हो गया और वो इस वजह से है कि नज़र यूं आता है कि व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान कुड डू, जो एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी वहाँ से भी तकरीबन पूरा जोर है, हो चुका। बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हो सकता था लग रहा है कि हो चुका। इस तरफ से अगर हम आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती थी, डटकर मुकाबला कर सकती थी। इलेक्शन से पहले जिस तरह उन्हें रोका गया उसके बावजूद इलेक्शन लड़ सकती थी। इलेक्शन लड़ ली है, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद भी अभी तक लड़ रहे हैं। जो सियासी लड़ाई जो जिस तरह से जारी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद आगे बात कहाँ पर बढ़नी है? इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, यानी कि ही टोल्ड कि हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। और मुश्किल लगता है, बल्कि नामुमकिन ही लगता है कि फ़ौज की तरफ से कोई नुमाइंदा मुकर्रर होगा जिसके साथ खान साहब बात करेंगे। उसका प्रैक्टिकल तरीक़ाकार क्या होगा इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। अच्छा, उधर से अचकज़ई साहब को उन्होंने कहा दैट वी हैव गिवन हिम मैंडेट कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात करें। खुद ही उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अगर मुज़ाकरात हुए और 4 हल्के सिर्फ खुल गए, हुकूमत चलती बनेगी, तो फिर वहाँ से भी कुछ निकलने की तवक्को तो नहीं है सच। और फिर तीसरी बात अगर करें तो ये आपको याद होगा, कहा गया, DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिद्ध के दिल से पहले माफ़ी मांगी जाए, 9 मई की माफ़ी मांगी जाए। सिद्ध के दिल किस तरह गेज होगा उसका भी कोई पता नहीं। और फिर माफ़ी तो दूर की बात है, खान साहब कह रहे हैं कि पहले मुझसे माफ़ी मांगी जाए कि जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से और रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया था, पहले तो आप यू शुड अपोलोजाइज टू मी ऑन दैट। खैर, ये तमाम मामला जो है इनके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ मेहरबानो कुरैशी साहिबा मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आप, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया है। मैं यहीं से बात स्टार्ट करूंगा। जो खान साहब ने एक वे आउट तो दिया, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इन द सेम सेंटेंस, इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में उन्होंने ये भी फरमाया कि मुज़ाकरात सिर्फ आइन के दायरे में रहकर होंगे। अब दो चीज़ें हैं, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात या फ़ौज अपना कोई अपने इदारे से कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो तो आइन के दायरे में नहीं हो सकता। और दूसरा कोई नुमाइंदा अगर मुकर्रर करे, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरह वो कहते हैं कि हम इनसे बात कर लें, अपने पॉलिटिकल आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, वो खान साहब को मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे, और फिर तीसरी बात ये कि फ़ौज बात करने को तैयार नज़र भी नहीं आती। ये वाला जो वे आउट है जो खान साहब दे रहे हैं, इसमें तो कुछ डेड एंड सा नज़र आता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। देखिए, उन्होंने जहाँ तक सियासी जमातों का सवाल है तो महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने एम्पावर किया है, मैंडेट दिया है कि वो सियासी जमातों से गुफ्तगू करें और उनके साथ बिल्कुल ही इज़ एम्पावर्ड एंड ऑथराइज कि वो डायलॉग स्टार्ट करें। तो सियासी जमातों से भी गुफ्तगू हो रही है। अब बात ये है कि आप कहते हैं कि आइन के दायरे में नहीं आता कि इदारे की तरफ से कोई नुमाइंदा हो, तो इस वक्त जो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में हुआ वो ना आइन के दायरे में आता है ना कानून के दायरे में आता है। असल में अगर तो हम इन हकाइक से अपनी आंख चुरा लें तो फिर हम ये सब बातें कर सकते हैं, मगर हकाइक को मद्देनज़र रखते हुए और देखते हुए कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो पावर डायनामिक्स है, अरबाब इख्तियार कौन है और कैसे हमने तहरीक इंसाफ को नहीं, पाकिस्तान को इस दलदल और मुश्किल से निकालना है, तो उसके अंदर आपको इदारे के नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करनी होगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि उनकी विलिंगनेस और उनकी कोऑपरेशन के बगैर इस मुल्क में आगे चीज़ें नहीं बढ़ सकती। आपके सामने है एक ऐसी हुकूमत जो 17 सीटों के मैंडेट पे बैठी है। अब आपके जहन में भी और पाकिस्तान के हर शहरी के जहन में भी यही सवाल उठता है कि जो 17 सीटें सिर्फ जीते वो हुक्मरानी किस तरह कर रहे हैं। तो ये है वो हकाइक, तल्ख हकाइक है, मगर हमारे मुल्क के यही हकाइक है। अब इधर से हमने आगे बढ़ना है। हमने आगे किस लिए बढ़ना है? हमने आगे बढ़ना है आइन और कानून नाफिज करने, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। तो लोग जब गुफ्तगू शनीद या गुफ्तगू की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि खान साहब भी वही गुफ्तगू करना चाहते हैं जो माजी में बाकी सियासी लीडरान ने किए, कि कोई डील करना चाहते हैं, अपने लिए कोई
आसानियां पैदा करवाना चाहते हैं, या अपने लिए कोई वो लंदन जाना चाहते हैं, या अपने केसेस माफ करवाना चाहते हैं। पर खान साहब कतन ये नहीं चाहते। खान साहब सिर्फ चाहते हैं कि अदालतें दबाव के बगैर चले, जो फैसले हैं वो मेरिट्स पे हों, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, उस वोट का तकद्दुस जो पामाल हुआ है उसका इंसाफ किया जाए। लेकिन बाजवा साहब आपकी इजाज़त से मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जो बाजवा साहब ने सवाल किया बिल्कुल अच्छा सवाल था और आपने जवाब भी बिल्कुल दे दिया। लेकिन एक फिक्रा उसमें से जो आपने फरमाया है ना, मैं ये पूछना चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं और वो बड़े कद काट वाले सियासतदान हैं। ये मैं मानता हूं अगर वो बाहर होते तो अच्छी मुज़ाकरात हो सकते थे, इसलिए महमूद अचकज़ई को ये टास्क शायद खान ने सौंपा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या पार्टी के अंदर और कद काट वाले शख्सियात नहीं है, या खान साहब को उन अफराद पर एतमाद नहीं है कि पार्टी इस वक्त इंतशार का शिकार है और तितर बितर है? नहीं, ये वजह है महमूद अचकज़ई? बिल्कुल भी नहीं शहबाज, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी जो सियासी दर्जा हरारत है वो किस कदर ऊंचा है, और किस कदर तलखियां जो हैं और दूरियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक बेहतर तो यही है कि एक थर्ड पर्सन आए, जो कि महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। वो जो हमने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के लिए एक अलायंस भी बनाया, वो उसके हिस्सेदार हैं। उनको पहले भी हमने नॉमिनेट किया और उनका बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि हर जमात जो है वो उनको पार्टिजन नहीं समझेगी और उनको वो एक ऑनेस्ट आर्बिट्रेटर के तौर पे लेंगे और उनसे खुलकर गुफ्तगू हो सकेगी। तो इसलिए उनको चुना गया है। लेकिन देखिए, उनको तो चुना गया है, लेकिन अचकज़ई साहब जब बात करने जाएंगे हुकूमत से, जिनसे खान साहब कहते हैं और ये दुरुस्त कहते हैं कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है, और वो अगर मान जाएंगे किस चीज़ पे, उनका पहला मुतालबा ये है कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट वापस करने की ट्रांसलेशन ये है कि हुकूमत से निकलो और मुझे हुकूमत दो। सीधी सी बात है ना, तो क्यों मानेंगे वो हुकूमत वाले? चलिए, हम तारीख से कुछ सबक सीखते हैं। आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, रूस और अमेरिका के बीच में बड़ी तलखियां थी, एक आयरन वॉल कहा जाता था जो पाई जाती थी। तो तब भी मुज़ाकरात जब हुए और चीज़ें आगे बढ़ी, तो उसका सबसे पहला कदम क्या था? वो था CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जब भी कोई डेडलॉक हो, डेडलॉक को हल करने के लिए सबसे पहले लिए जाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आप अपने मुतालबात जो कि मैक्सिमलिस्ट होते हैं, जो कि एक्सट्रीम पे होते हैं कि हमें ये चाहिए है, वो आप ज़रूर रखते हैं, मगर उनको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने के लिए दोनों पार्टीज को कुछ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होते हैं। हमने अपनी तरफ से, आप खुद कहते हैं कि दर्जा हरारत कुछ नीचे आया है, दूसरी तरफ से हमें उम्मीद है, और हम उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे, हमें उम्मीद है कि वो कानून के अंदर रुकावटें मजीद पैदा नहीं करेंगे। हमारी जो खवातीन हैं जो बेल की हकदार हैं, उनके आगे केसेस में उनको रिमांड पे नहीं लटकाया जाएगा। इससे जो माहौल है वो साजगार हो सकता है। हमारे जो कारकुनान हैं उनको रोज़ बरोज़ झूठे पर्चों में, बोगस केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये है वो गुफ्तगू जहाँ से शुरू हो सकती है मेरी नज़र में। आप ही की इस बात से, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात से सनम जावेद की बिलाखिर जमानत हुई, फिर उसके बाद आलिया हमजा साहिबा की हुई। ये आप आलिया हमजा साहिबा को रिलीज नहीं किया गया, हाँ, नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद रिलीज नहीं किया गया। हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपके सामने बहुत सीनियर मेंबर हैं हमारी जमात की, और उन बुजुर्ग एक खातून है, बड़ी खिदमत है उनकी पाकिस्तान के लिए। वो एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें बेल डिनाई की जा रही है। जितनी भी हमारी खवातीन हैं, मेरे ख्याल में शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए है। जितने हमारे कारकुनान हैं जिनके खिलाफ कोई केस भी नहीं, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस भी नहीं फाइल हुए, उन्हें भी बेल दी जानी चाहिए है। उनके मुकदमात को मजीद लटकाया नहीं जाना चाहिए है। सिर्फ एक सनम जावेद को छोड़ के आप बिल्डिंग मेजर नहीं कहते। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता तो बड़ा सादा सा। उनके ख्याल में जो DG ISPR साहब ने कहा कि सिद्ध के दिल से माफी मांगी जाए, हम भी जानना चाहते हैं कि वो सिद्ध के दिल किस तरह से पता चल सकता है। उससे पहला स्टेप तो माफी है, और वो सिद्ध के दिल से मांगी गई है कि नहीं, वो किसी के दिल में झांक के तो नहीं देखा जा सकता। लेकिन वहां से ये मुतालबा हो, खान साहब ये मुतालबा करेंगे पहले आप मुझसे मांगे, तो कहां बढ़ेगी?
वो सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा, देखिए बंदा माफ़ी अपनी गलती की हमेशा सच्चे दिल से मांगता है, मगर पहले गलती तो साबित हो, हमें बताया जाए कि हमारी गलती क्या है। क्या हमारी गलती ये है कि हमने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई? क्या हमारी गलती ये है कि हम पाकिस्तान के हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए, उनके हकूक़ के लिए खड़े हुए? क्योंकि ये तो गलतियाँ नहीं हैं। अगर वो कहते हैं कि 9 मई के लिए गलती मांगी जाए तो हम मांगेंगे माफ़ी, मगर पहले हमारा जुर्म तो साबित किया जाए। जो जुर्म हमने किया नहीं उसकी हम कैसे तस्लीम कर लें कि ये हमारे कंधों पर है और हम उसकी माफ़ी भी मांग लें? जो चीज़ हमने की नहीं, जो गलती हमसे हुई नहीं, उस गलती का एतराफ़ हम कैसे कर लें? गलती तो नाइंसाफ़ी, जैसे खान साहब ने कहा, तो हमारे साथ हुई है। हम पे झूठे पर्चे किए गए हैं, साल से ज़्यादा हो गए हमारे लोग या रूपोश हैं, घर से दरबदर हैं या बाकी जेलों में हैं और बहुत सख्तियों का सामना कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जेल में कोई उन्हें अच्छे हालात में नहीं रखा गया। आपने देखा था कुछ हफ्ते पहले जब मेरे वालिद को कोट लखपत लाया जा रहा था, हर हफ्ते उनकी तबीयत नासाज थी, उनको स्टमक इन्फेक्शन था, फूड पॉइजनिंग थी, 103 बुखार था। आज हमने देखा कि कल जो भी लोग मिलकर आए हैं खान साहब से, खान साहब की तबीयत वो उसी तरह नासाज है, उनको तेज़ बुखार है, उनको फूड पॉइजनिंग है। तो किस किस्म की कंडीशन में रखा जा रहा है अडियाला जेल में? क्या ये एक साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलियात जेल मैनुअल के तहत मिलनी चाहिए, क्या उन्हें वो सहूलियात मिल रही है? जिसकी वजह से खान साहब ने तो कहा ना कि मेरे कमरे में मेरे पास कोई रेफ्रिजरेटर जी, आप मुझे बताइए, फूड पॉइजनिंग या स्टमक इन्फेक्शन कब होता है? इसीलिए होता है साफ पानी ना दिया जाए या खाना नाकिस हो। जी हाँ, बिल्कुल। मेहरबानो साहिबा, आपने जो बात की कि तलखियाँ बहुत बढ़ गई हैं और बर्फ़ पिघलने के लिए महमूद अचकज़ई वाली जो बात आप कर रही है, मुझे जो ये बात समझ आ रही है, यही इसी सिलसिले की एक और कड़ी जो है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने लंदन में इसराइल नवाज बरतानवी जो लॉर्ड्स हैं उनसे मुलाकातें की हैं, ये भी आप पे इल्ज़ाम है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये मुलाकातें की हैं या आपको पॉलिसी अडॉप्ट की है यहाँ, तो फिर ये अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं पाकिस्तान के? ये क्या है, इस पर भी कुरान कौन से इजरायली लॉर्ड? वो आयरिश हैं, लॉर्ड डैनियल जो हैं वो एक आयरिशमैन है, ना उनका मजहब है, इजराइल से ताल्लुक़ रखता है। ही इज़ नॉट अ जू। और आपको मालूम है कि बाहर मुल्कों में किसी को यहूदी कहना वो उसको गाली नहीं समझते हैं। तो वो तो बड़े परेशान हुए, बड़ी तशवीश हुई उनको सुन के कि ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है किसी पर। देखिए, हमें बुलाया गया था, मुझे दावत दी गई थी कि मैं वहाँ आऊँ और मैं अपना जो इलेक्शंस में मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उनको वो बताऊँ। और मेरा हक बनता है कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है मैं उसकी कहानी बयान करूं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो पाकिस्तान में बच्चा बच्चा नहीं जानता, कोई ऐसी बात नहीं की जो रिकॉर्ड पे नहीं है, जिससे कोई वाकिफ़ ना हो। मैंने तो अभी भी बहुत चीज़ों पे पर्दा रखा, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ बयान किए, वो भी सबसे नरम अंदाज में। आपने सुना होगा, सब सुन सकते हैं मैंने क्या गुफ्तगू की। और नहीं, ये मुदाखलत के ज़ुमरे में बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि हम वहाँ पर ये नहीं कहने गए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए ये कदम उठाएं। हम वहाँ गए पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा लड़ने और पाकिस्तान की जमहूरियत की कहानी सामने रखने और उनको कहने कि अगर तो आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो ना सिर्फ वेनेजुएला या बांग्लादेश या बेलारूस बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी आवाज़ उठाएं। तो ये बात दुरुस्त है फिर कि पाकिस्तान में हमेशा से तमाम जितनी भी हुकूमतें बनी हैं बैरून मुल्क का प्रेशर होता है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो त्यारे में बैठकर बाहर गए थे 12 अक्टूबर 1999 की हुकूमत जब टॉपल हुई थी, वो भी सऊदी अरब और दीगर हुकूमतों का ऐसे हाथ होता है, आप इसे तस्लीम कर रही हैं? जी देखिए, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड दुनिया में रहते हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे दुश्मन ममालिक हैं, ये हर मुल्क के साथ आपके इंटरेस्ट होते हैं, नहीं होते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, आप दोस्त ममालिक से आपकी गुफ्तगू शनीद होती है, आप उनकी राय लेते हैं, हम अपनी राय देते हैं। जैसे जब
सऊदी अरेबिया, कतर के बीच में तल्खियाँ थी, क्या हम इसे मुदाखलत कहेंगे कि जब चीन और पाकिस्तान और दीगर ममालिक उसके बीच में आर्बिट्रेट कर रहे थे और उनके बीच की तल्खियाँ दूर कर रहे थे? नहीं, इसे सिफारतकारी कहते हैं। और इसी से दुनिया का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो सिफारतकारी के निज़ाम से चलता है, उसे मुदाखलत नहीं कहते। मुदाखलत वो होती है कि जब आप धमकियाँ दें किसी डिप्लोमेट को और कहें कि अपना वजीर आजम हटा दो वरना नहीं तो बड़े बुरे नताइज होंगे, उसे मुदाखलत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा बात को आगे आपकी पार्टी की तरफ, ये कि बड़े मुश्किल टाइम्स आपने देखे और ऐसे टाइम्स के अंदर जब तोड़ने की भी भरपूर कोशिश हुई, बहुत से लोग टूटे भी पार्टी से, बट एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि एज अ वन यूनिट पार्टी आगे चले। अभी तक इख्तलाफात नजर आते हैं, कभी शेर अफजल मरवत साहब का मामला सामने आ जाता है, कभी बाकी केपीसी लीडरशिप आ जाती है और अभी भी आ रहे हैं वो कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, अंदर से पैगाम पता नहीं गलत आता है, फलां बंदे को लगाया था नहीं लगाया था, खान साहब से पूछ रहे होते हैं। ये छोटी छोटी का बयान आया वो भी बाजवा साहब, हाँ वो मैं सारा मतलब इसको मिला के जरा मतलब जी देखिए, ये आपस में लड़ना ऑब्वियसली ये मुश्किलात दरपेश आती हैं जब इस तरह की सूरत हाल हो कि आपकी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनको बिल्कुल जो है जकड़ के रख दिया गया हो, तो उसमें मुश्किलात ज़रूर आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमातों में इंक्लूड की जाती है। तो बहुत बड़ी जमात है, इतनी बड़ी जमात को इकट्ठे रख के सामने लेकर चलना जो है आसान काम नहीं है। लोगों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, मगर यही जमहूरियत का हुस्न है कि वो ओपिनियन सामने आते हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं और उन्हें सॉल्व किया जाता है। आपके सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुत्तहद एक जमात खड़ी है। कल हम जलसा करने जा रहे हैं स्वाबी में, पूरी जमात पाकिस्तान के हर कोने से उसमें शिरकत करेंगे, हमारे मेंबरान, हमारे MNA, वर्कर्स। इसी से ना मेरे जहन के अंदर अगला और आखिरी सवाल ये आ गया कि कल सवाबी में जलसा करने जा रहे हैं, उससे अगला आपने KP पंजाब बॉर्डर पे प्लान किया जो सुनने में आया था। ये KP पंजाब बॉर्डर है ना, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, यू हैव नॉट बीन एबल टू होल्ड अ सिंगल कांग्रेगेशन इन पंजाब इफेक्टिवली। अब वो ठीक है, इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही, वो दे भी देती है तो मतलब उस तरह से कारकुनान को जिस तरह से इकट्ठा किया जाना या फिर मास्टर अप करना, उनकी वो मामला को नजर नहीं आ रहा। जब तक वो नहीं होगा मेरे ख्याल में अगर तो आप कहते हैं कि जी पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में हम नहीं कर पाए अब तक, बट वो चार्जशीट ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ है कि क्या आपको सवाल पूछना चाहिए, क्या अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत है और एक जमहूरी हुकूमत बैठी है, क्या उसे लोगों के जो हक है प्रोटेस्ट का या जलसा करने का या असेंबल करने का जो आईने पाकिस्तान हमें देता है, क्या उसे उसको पामाल करना चाहिए? क्या उनको दिल बड़ा करके, बुर्दबारी करके हमें इजाजत देनी चाहिए है? दिस इज मोर ऑफ अ चार्ज शीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तो इंतजामिया जिस तरह से रोकती रही है, शो करके दिखाएगी। जिस तरह अदालतों ने भी पूछा है उनसे, वो तो बिल्कुल सबके सामने है। एट द वेरी सेम टाइम मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि जब छोटा मोटा भी कोई मामला हुआ पंजाब के अंदर तो कोई इंप्रेसिव नंबर्स ऑफ लेट नहीं इकट्ठे हुए पाकिस्तान तहरीक, हमारे गिरफ्तारियां और मुकदमे घर जी आज भी कल रात से घरों पे छापे हैं पूरे पंजाब में। हमारे लोग अपने घरों पे रात नहीं सो रहे, ना पिछले 2 दिन से सोए हैं, हर बंदे की घर पे छापा है। जलसा KP में हो रहा है, छापे पंजाब में डाले जा रहे हैं। तो इससे तो आपको पता चलता है कि कितनी जमहूरी हुकूमत है और कितनी जमहूरी सोच रखते हैं। लाइक आई सेड, ये चार्जशीट हुकूमत के खिलाफ बनती है, ना कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ। हम आपको कल इंशाअल्लाह पावर शो करके दिखाएंगे कि आज भी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। खान साहब की एक पुकार जो है वो पूरी अवाम की ललकार बन के आपके सामने कल आएगी और आप देखेंगे कि कितना वहाँ पे ये खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पीसफुल असेंबली का राइट नहीं लिया जा सकता। अदालतें बार बार जो इंतजामिया से पूछ रही हैं वो सबके सामने है, वो जो केसेस होते हैं उनकी समाअत भी, मीडिया भी उसको कवर करता है और किस तरह से ये हक पामाल, बुनियादी हक पामाल कर रही है इंतजामिया, खासतौर पर पंजाब के अंदर। इसको तय करना और उसको और इस हक को पामाल ना होने देना और आवाम का ये हक उन तक पहुँचाना, ये बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे तो अदालतों का काम रहेगा। मेहरबान कुरैशी साहिबा, आपने फेस टू फेस को प्रोग्राम को वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कल जो इख्तलाफी नोट आया था
उस इख्तलाफी नोट को हुकूमत इस वक्त फैसला, मेजॉरिटी फैसला बना के पेश करने और उसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में है। उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे ज़हन में यही वर्ड आया था, कुडंट कम अप विद अ बेटर वर्ड। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। 12 जुलाई को जो शॉर्ट ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से, उसमें जो 2 जज साहिबान थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब, उनका इख्तलाफी नोट कल आ गया जिसमें कहा गया कि डिटेल्ड ऑर्डर आ जाना चाहिए। और उसके अलावा उसमें कुछ नुक्ते उठाए तो गए, लेकिन उसमें मतलब मुझे यूं लगा कि उसमें बिल्कुल लगा नहीं बल्कि बाकायदा टोटली उसके अंदर नज़रअंदाज कर दिया गया जो बल्ले वाला फैसला था 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिस पर तकरीबन सब जज साहिबान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह गलत की थी। और फिर साथ ही कहा गया कि आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 जो हैं ये मुतासिर हो रहे हैं इस फैसले के साथ। तो आज वज़ीर इत्तलात साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी बातों से यूँ लगा कि जैसे वो इख्तलाफी नोट को फैसले के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और वो साथ ही पूछ रहे हैं कि अभी तक तफसीली फैसला क्यों नहीं आया। वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला फैसला फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आइन के ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये उज़्वे मुअत्तल बन जाएंगे। तो ये सब मामला आते हैं। एतजाज़ एहसन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने वक्त दिया। अब ये चर्चा फरमाइएगा, वैसे तो सारे जानते हैं कि इख्तलाफी नोट की हैसियत यहाँ पे क्या होती है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ये ट्राई कर रही है। और मुझे तो फ्रैंकली ये 2 जज साहिबान के इख्तलाफी नोट में भी समझ नहीं आई जो मेन नुक्ता था उसको उन्होंने क्यों नहीं बिल्कुल ही नज़रअंदाज कैसे कर दिया उन्होंने, कि जो बल्ले वाला फैसला था उसकी गलत तशरीह के बाद से सब कुछ पेश आया। हाउ डू यू सी दिस डिसेंट नोट सर? ये तो बड़ा ही गैर मामूली क्या है, यूनिक है। तो पहले तो कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में 50 साल से ज्यादा की वकालत में ये नहीं सुना कि माइनॉरिटी का फैसला पहले आ जाता है। हालांकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बहुत लायक है और ही इज अ वेरी डिसेंट जज। वो ऐसी झगड़ों में पड़ने वाले नहीं है। और पर उसकी तरह ये तो झगड़ा बना दिया ना कि 2 जजेस ने 11 जजेस के को प्रीएम्प्ट करके जी और अपना फैसला दे दिया। अब वो दूसरी तरफ जो जिनकी जो ये माइनॉरिटी ओपिनियन इसलिए है कि ये 13 जजेस थे, 13 जजेस में से 2 ने कहा ये पिटीशन डिसमिस हो जानी चाहिए, इन्हीं 2 ने। 3 ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो गलत किया है और हमारे फैसले पे भी अमल दरामद नहीं किया, उसकी गलत एप्लीकेशन की है। और 8 ने कहा कि ये पिटीशन जो मौक़िफ़ है कि ये सीटें सुन्नी तहरीक को मिलनी चाहिए, ये उनको मिलनी चाहिए। अब ये 2 जज हैं, सिर्फ 2 जज जो कहते हैं कि पिटीशन को डिसमिस होना चाहिए। 11 कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई रिलीफ मिलनी चाहिए। और ये अब ये कि 2 जजेस 11 जजेस की अपनी वो ना करें, इंतजार ना करें उनके फैसले आने का, क्योंकि ये एग्रीड होता है कि ये मतलब है तरीक़ेकार ही है, कन्वेंशन ही है, रवायत ही है कि सब जज आके इकट्ठा बैठ के और फैसला सुनाते हैं। ये कोई किस्तों में फैसले तो नहीं आया करते। तो इसमें मैं पहले से कह रहा था, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि इस केस में आपको याद होगा कि पहले ये 3 जज बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब के साथ और 3 जजों ने ये फैसला दिया ये इस पे ये बल्ले के निशान वापस लेने का जी। और वो जो फैसला, वो 3 जज थे। अब चीफ जस्टिस साहब ने वो फैसला लिखा हुआ था, इधर फुल कोर्ट बैठ गया और फुल कोर्ट बैठ के और फुल कोर्ट ने वो बल्ले के निशान की बारे में उस राय की से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और अपनी ऑब्जर्वेशन में ये वादे किया कि वो बल्ले के निशान वाला फैसला गलत था। मुझे ये नजर आ रहा था और मैं ये पहले कह चुका हूँ
क्या सर? कि एक बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने उस फैसले को किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको वैलिडेशन मिल जाए उसे, महफूज करें और रखें। अब ये चीज, और अब जो 12 जजेस थे, बाकी जो जजेस थे जो मेजॉरिटी में थे, अब वो ये 2 जजेस के छोड़ के 11 जजेस जो थे, वो अगर चाहते तो भी वो उस 3 मेंबर बेंच के फैसले को सेट असाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो ये अपील में नहीं है। हाँ। ये अब जो मैटर है ये अपील में नहीं है। अपील में होता तो वो कर लेते। ठीक। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब को अंदेशा रहा है कि मेरे इस फैसले से अगर 8-9 जजों ने कह दिया कि वी डिसएग्री, वी डोंट कंसिडर इट गुड लॉ, तो मेरे लिए मेरी तो बड़ी दुखी हो जाएगी और मेरे लिए इस सीट पे रहना भी मुश्किल हो जाए। अगर 8 या 9 या 10 या 11 जज, चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि आपने 50 साल में ये नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि जो माइनॉरिटी फैसला है या इख्तलाफी नोट है वो पहले आ जाए फैसले से, सारे इकट्ठे ही होता है। तो इसका मतलब फिर हम क्या लें? हमें तो ये समझ आता है फिर कि जैसे बाकी जजेस को ये फोर्स किया गया या प्रेशराइज किया गया है कि आप जल्दी फैसला लिखें ताकि रिव्यू जल्दी उसका जो है ना वो मुकर्रर किया जा सके। 2 जजेस पे तो ये शक लोगों को पड़ेगा जिन्होंने आज फैसला सुना दिया, और मैं उनको बड़ा मोतबर और अच्छा समझता हूँ, और लेकिन उनको इस पे बड़ी तनकीद होगी उनकी, और ये उन्होंने शायद काजी साहब अपने चीफ जस्टिस के कहने पे और कर दिया है, फैसला सुना दिया है, वरना ये कोई सुनाया जाने वाली चीज नहीं है। 11 जज आपके फैसला लिख रहे हैं जी। और वो फैसला जब लिखा जाएगा उसके बाद आप 2 उसके साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो जो 2 इख्तिलाफ करने वाले हैं उन्होंने पहले ही जजमेंट दे दी। वो इख्तिलाफ होता है कि ये इस तरह होता है सर्कुलेशन, जो ये पाकिस्तान में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, और कई जजमेंट में भी चल रहा है कि पहले जज बैठते हैं, खत्म हो गया केस, बहस खत्म हो गई, चीफ जस्टिस के चेंबर में आ गए, अब सब बैठ गए और एक कोशिश की कि कोई एक जज वो फैसला लिख ले। तो वो कोशिश करते भाई आप लिखेंगे, अमीनुद्दीन साहब या मंदोगेर साहब आप लिखेंगे, या मंसूर साहब आप लिखेंगे। अब उन्होंने एक दिन एक फैसला हो गया कि एक लिखे। बिल्कुल ठीक। अब ये नॉर्मली होता है जब यूनानिमस जजमेंट, तो वो एक जज का फैसला लिखते हैं, बाकी एग्री से दस्तखत करते जाते हैं, और वो फैसला जब लिखते हैं तो अब डिस्कस भी कर लेते हैं जो लिखने वाला जज होता है। दूसरा ये होता है कि वहाँ फैसला हो जाए कि जी एक है मैं तो रेट को एक्सेप्ट करूँगा, दूसरा भी कहता है मैं भी एक्सेप्ट करूँगा, अपनी सीनियरिटी के मुताबिक नहीं, ये कह देते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंतहाई काबिल एहतराम एतजाज भाई। मैंने अपनी पूरी जर्नलिज्म में आपको सुना, हमेशा जमहूरियत और आइन की ही बात करते हैं आप। इमरान खान भी आपके दोस्त हैं और पड़ोसी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सियासी जमातों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की बात जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की है, आप इनके इस मौक़िफ़ की क्या हमायत करते हैं? जी मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ और अब भी कहा है कि गुफ्तगू करनी चाहिए सियासतदानों को आपस में, और अगर सियासतदान आपस में नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे तो वो और सबकत ले जाएगा। फिर तो हमने उसको काजी बना दिया अपने झगड़े में, अपने मामले में, और मैं ये नहीं समझता हूँ उनको ये करना चाहिए इधर। लेकिन हुआ ये है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है
वो तो हर इंतहा पे जा रही है कि एक इमरान खान को, बस एक इमरान खान को, वो एक दुश्मन है, एक मुल्क का गद्दार है, उसको सजा भी दिलवानी है, उसको पसपा भी करना है, उसको जलील ख्वार भी करना है, उससे बातचीत भी नहीं होने देनी। और ये एक दिलचस्प चीज है हमारे इस माहौल में कि ये इमरान खान ने जो ये अपने आप को मायल किया है कि वो फौज के साथ बात करे। अब ये मैं समझता हूँ इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज ये हो गई है कि फौज से बात आप करते हैं, सियासतदानों से नहीं करते जी। इससे अब ये बात इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। अब शहबाज शरीफ को ये पता ही नहीं था कि उसका इंटीरियर मिनिस्टर आ रहा है, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर वो आ रहा है मोहसिन नकवी, उसको पता ही नहीं था कि वादा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो टिकट उसकी पार्टी का दिया जा चुका था, उसको पता ही नहीं था कि अनवारुल हक भी आ रहा है, काकर भी। ये जितने हम बेखबर रहेंगे, जितने हम अपने आप को सर्च नहीं करेंगे, तो फिर शायद बेहतर है कि बात ही उनसे की जाए जिन्होंने फैसला करना है। दुरुस्त कह रहे हैं एतजाज भाई आप। मैं देख रहा हूं कि महमूद अचकजई साहब को इमरान खान साहब आगे ला रहे हैं इसी पंचायत के लिए। मैं समझता हूं कि आसफ अली जरदारी साहब इस मौके पर अगर मुतरक हो तो वो क्या दोनों के दरमियान को डील नहीं करवा सकते? हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई, इमरान खान, ये सारे ही बैठकर, क्या इस कद काट की शख्सियत आसफ जरदारी के अलावा आपके ज़हन में कोई और है या महमूद अचकजई करवा लेंगे? नहीं, महमूद खान अचकजई बड़ा मौजू शख्स है, बहुत मौजू। ये दूसरी बात तो मैं अरसे से कह रहा हूँ कि और इमरान के बराह रास्त मुखातिब होकर मैंने कहा कि आप बात नहीं करना चाहते हो, ये सिविलियन सियासतदान जो है नून के या पीपल्स पार्टी के, तुम सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से बात करने के माहिर हो जाओ। और आसिफ जरदारी में ये सलाहियत यकीनन है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और उसमें दूसरी बार पाकिस्तान में सदर मुंतखब हो गए, जो एक पाकिस्तान के लिए तो एक करिश्मा है जो उसने किया है। पर मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान बहुत मायूस है सियासतदानों जो मुकाबिल में सियासतदान। चौर साहब, मुकाबिल के सियासतदानों से, मैं सॉरी टू कट यू हियर, आपने लास्ट टाइम फरमाया था कि ये डरे बहुत हुए हैं जो मुकाबिल इमरान खान के मुकाबिल में जो सियासतदान है वो बहुत खौफजदा है इमरान खान से। और इमरान खान ये कह चुके हैं, वो काफ़ी मतलब जुमला फरीकैन को मुखातिब करके कह चुके हैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। उनकी तसल्ली नहीं होती, कैसे तसल्ली दिलाई जाए उनको? या अगर आप मशवरा दें आज खान साहब को बिलफर्ज, तो आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो तसल्ली कराएं उनकी कि यार कुछ नहीं करता मैं आके बाहर, जो तुमने मेरे साथ किया है बदला नहीं लूंगा मैं? नहीं, बदला तो पीपल्स पार्टी के निसाब में ही नहीं। आप देखें कि शहीद भुट्टो की फांसी का हमने को बदला लेने नहीं, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब किस तरह की दिलाएं वो मैं कहता हूँ इरशाद से बदला लेने का मशवरा तो मैं हर किसी को दूंगा और इमरान को भी दूंगा, देता रहा हूँ। पर इमरान पर इधर जो ये जो डर की और खौफ की सियासत है, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म। और वो अगर जुर्म रहेगा तो इस मुल्क में कभी कोई सियासत, कोई इंतखाबात कभी भी 100 साल तक नहीं हो सकते ऐसे कि वो क्लीन फेयर। वो ये फॉर्म 45 वाला जुर्म है?
ये मुमकिन ही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जुर्म किया हुआ है, क्राइम किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने यून के प्रेसिडेंट ने वो क्राइम किया कि इन्होंने जो अपने वोट है, जो फॉर्म 45 और 46 और 47 में, वो इन्होंने इतना उनको काटा है और ओवर राइटिंग की है। और जहाँ 14 वोट थे वहाँ 614 बना दिए, जहाँ 21 वोट थे वहाँ 721 कर दिया है। और ये हमने देखा है जी, ये हमने देखा है अपनी आंखों से। जी जी। अब ये तो इतना बड़ा क्राइम है कि, और ये तीनों दफा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, पहली दफा 2013 में हुआ। उसकी शहादत मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें सारे 264 के 264 बैग को एग्जामिन किया गया, खोला गया, और उनमें से 32 ऐसे निकले जिन्हें रद्दी है। और रद्दी ये पुराने अखबार वगैरह, कोई इलेक्ट्रल डॉक्यूमेंट नहीं है। सही। और ये सर्टिफाइड है मेरे पास, सब कुछ सर्टिफाइड है 2013 में। नहीं, बड़ी अहम बात है। 2013 में भी, और इस वक्त 2024 में भी वो जो पतन ने ऑडिट किया 208 कम अज कम उसमें ये निकला, और 130 जो नवाज शरीफ साहब का हल्का था उस पर तो बाकायदा उन्होंने फोकस किया, जहां पे कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पे 103% वोट पड़ गए हैं। यानी कि अगर कुल वहां पर रजिस्टर्ड वोट ही 100 थे तो नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह वहां पे 103 वोट ले लिए हैं। ये मामला हैं। हमारे साथ एतजाज एहसन चौधरी साहब मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक, अब वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। भट्ट साहब, ये सारी गुफ्तगू हमने की, हर एंगल जो पिछले हफ्ते में गुजरा उसको डिस्कस किया। आपके पास क्या खबर है? बाजवा साहब, बात यह है कि बहुत अच्छी बातें की हैं एतजाज भाई ने, लेकिन मैं आपको अगर अपनी खबर दूं, जो मैं जिन हल्का बाब में घूमता फिरता हूं, एक बात नवश्ता दीवार है बाजवा साहब कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे बात पीटीआई से नहीं करनी, और ये बयान जा चुका है इमरान खान साहब को। उसके बाद 3 रुकनी कमेटी पर आजकल हो रही है डिस्कशन कि वो 3 अफराद, महमूद अचकजई वाला फार्मूला जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बेल मंडेर नहीं चढ़ रही। अब 3 अफराद कौन से ऐसे पीटीआई के अफराद हैं जो मुज़ाकरात का मामला शुरू करेंगे? जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह हदायत आ गई हैं कि ये मामलात हमने नहीं करने, और अगर वो करते हैं तो बयानिया फिर फौज का और इमरान खान का, ये देखे अगर ये डील पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करेगा। नहीं मुमकिन। मैं आपको खबर दे रहा हूं बाजवा भाई कि मौजूदा सिपा सलार हाफिज साहब ने ये तय कर लिया है कि वो अब फौज सियासत से बाहर निकल रही है। ये जो इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा था कि फौज हुकूमतें बनाती है, इस दफा मौजूदा सिपा सलार इस काम से फौज को लेकर बाहर निकल रहे हैं। और इसी वजह पर इमरान खान से जो डील वाली बात है, मुलाकात वाली बात है, बहुत सारी जगहों पे चला गया कि आज ब्रिगेडियर साहब चले गए, आज जनरल साहब चले गए, ये सब झूठ है। यकीन जाने वो काली गाड़ी आई, काले शीशों वाली, वो जेल के अंदर चली गई, बिल्कुल ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबर, दूसरी राय नहीं है ना, वो तो बिल्कुल झूठ का पलंदा था। अब सिर्फ आखिरी एक हाँ या ना में जवाब, ये जो एक तासुर है कि पीएमएलएन की जो लेड गवर्नमेंट है इसको कुछ मदद वगैरह मिलती रहती है वहां से, वो भी खत्म होने लगी है। सर जी बात खत्म होने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि पीएमएल की जो गवर्नमेंट है, अगर इसको इस वक्त डिसॉल्व कर दिया गया तो मुल्क इस बात का मुतहम्मल मैं समझता हूं नहीं हो रहा। और ये बात फौज को भी पता है, और यही बात फौज इमरान खान को भी समझाना चाह रही है। ठीक है, डिसॉल्व सर उन्होंने खुद ही, हम थोड़ा खूब बैठे यहाँ पर डिसॉल्व करा सकते हैं। खैर नहीं, वैसे आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।